तो हम लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया था वो हमारा था सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट। आइए जरा हम आते हैं अपने पुराने डिस्कशन पे। हमने कहां से डिस्कशन स्टार्ट किया था? हमने बेसिकली देखा था कि किसी भी देश के इकोनॉमी को चलने के लिए उस कंट्री में प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी कंपनी या तो कोई क्या बनाएगी? प्रोडक्ट बनाएगी, या क्या बनाएगी? कोई ना कोई सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगी। जब ये कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज देगी तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो लोग हैं जिनके पास पैसे क्या हैं? आइडल पड़े हुए हैं। पैसे आइडल पड़े हुए का मतलब ये होता है कि ये पैसे जो है वो क्या है? सरप्लस है। और सरप्लस का मतलब है कि ये उनके जो है वो खर्च करने के बाद के पैसे हैं। तो उनके जो पैसे, ये पैसे को वो और इंक्रीज कराना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? कहा चाहेंगे। तो एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास सरप्लस पैसे हैं, दूसरी तरफ कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करना चाहते हैं? लाना चाहते हैं। इन्हीं दोनों लोगों को जो है वो मिलाने के लिए हमें कहा गया कि हम एक सिस्टम बनाएंगे ताकि कोई भी फ्रॉड करके किसी से पैसे ना ले ले। कहीं ना कहीं जो है वो रूल रेगुलेशन बना हुआ रहे। तो हमने एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम का नाम क्या पड़ा? फाइनेंशियल सिस्टम। जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसमें दो मेन बात होती है। पहली बात, किस पर्पस के लिए बना है और वो सिस्टम किन किन कंपोनेंट से बना है, क्योंकि नाम सिस्टम है, अकेला तो बनेगा ही नहीं। जब भी सिस्टम है तो कुछ चीजों से मिलकर बनेगा। तो इस फाइनेंशियल सिस्टम का इकलौता पर्पस फाइनेंशियल नीड को क्या करना? पूरा करना। और दूसरा एस्पेक्ट जो इसमें है वो ये है कि इसके कौन कौन से क्या है? हमारे कंपोनेंट है। तो इसके जो कंपोनेंट है वो थे फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट, इंटरमीडियरीज और पार्टिसिपेंट। हमने जिस चीज को जो है वो पढ़ना शुरू किया था, जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? इंटरमीडियरीज। और हमने बात की कि जिनके पास आइडल मनी है और जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को मिलाने के लिए जो कड़ी का काम करे, जो चेन का काम करे, वो क्या कहलाया? इंटरमीडियरीज। और इंटरमीडियरीज को लेकर के हमने कहा था कि इनके जो है वो तीन काम हो गए। पहला काम हुआ इन्वेस्टर और इशूअर को मिलाना, जो हमने प्रॉपर्टी डीलर का एग्जांपल लिया था कि एक के पास जो है वो शेयर पहुंचाना या कोई सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट पहुंचाना, दूसरे के पास क्या पहुंचाना? पैसे। यानी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके पास शेयर्स, डिवेंचर, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर देना? पहुंचा देना। और दूसरी तरफ जिन्होंने इशू किया है यानी कंपनी, उन तक क्या पहुंचा देना? पैसा। ये एक काम। दूसरा काम हुआ कि ये इन्वेस्टर को एडवाइज करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे कि भैया कब पैसे लगाओ, कहां पैसे लगाओ, कितने पैसे लगाओ। तीसरा काम, ये ईश्वर की मदद करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे और उनको कहेंगे कि भैया कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेकर के आओ, कब लेकर के आओ, कितना जो है वो मार्केट से फंड अभी क्या कर सकते हो? रेज कर सकते हो। इन्हीं तीन कामों को करने के लिए इन्हें कहा गया कि पहले ये क्या करे? सेबी से लाइसेंस ले, ताकि ऐसा ना हो कि जो लोग इंटरमीडियरीज हैं वही लोग गड़बड़ घोटाला कर सकते हैं। मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि जिसको कहीं आने जाने की परमिशन है वही कुछ गड़बड़ घोटाला कर सकता है। हम और आप क्लासरूम आ सकते हैं तो हमारे और आपके लिए ही आसान चीज है कि इसको जाते वक्त जेब में लेकर के क्या कर गए? लेकर के चले गए। रोड पे चलने वाला जिसको यहाँ पे आने का परमिशन नहीं है उसके लिए मुश्किल है या नहीं है? जैसे ही वो आएगा तो उसको रोका जाए, कहां पे इन कर रहे हो? लेकिन आपको और हमारे पास ज्यादा एक्सेस है, आपको एक्सेस है, मुझे तो और भी ज्यादा एक्सेस है, मैं इधर के भी चीजों को देख सकता हूं। आपके लिए ये एरिया जो है वो क्या है? प्रोहिबिटेड है, क्योंकि यहाँ टेक्निकल चीजें हैं, क्लास डिस्प्ले हो रहा है, क्लास ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ज्यादा एक्सेस है तो मेरे पास जो है वो ज्यादा जो एक्सेसिबिलिटी है गड़बड़ करने के बीच। तो जब इंटरमीडियरीज को आपने उन दोनों के बीच में आने का मौका दिया तो ये गड़बड़ भी कर सकते हैं। इसके लिए सेबी ने कहा कि नहीं, इनको हम पहले क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, इनको लाइसेंस देंगे, ठोक बजा करके देखेंगे कि अगर ये इस लायक है तभी इनको लाइसेंस देंगे, वरना इनको लाइसेंस नहीं देंगे। और इसी में हमने जो है वो मर्चेंट बैंकर पढ़ा, आरटीए, अंडर राइटर, बैंकर्स टू एंड इशू डिवेंचर, ट्रस्टी, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट। ये एक साथ था, इसलिए पहले हमने इसको क्या कर लिया? देख लिया। अब हमें जो देखना है वो छोटे छोटे हैं, कस्टोडियन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, और उसके बाद इनके ऑडिट वाले चीज को देखना है। तो चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं किस पे? कस्टोडियन पे। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, अब हमें यहां से आगे बढ़ना है। जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द? पक्का? हाँ जी, नहीं बच्चे, रिवीजन किया था? कोई तकलीफ?
इन तीनों को देखिए, कोई भी चीज जब रिवाइज कीजिए तो एकदम उसी तरीके से रिवाइज कीजिए जैसे मैं बता रहा हूं। मतलब एक बार दिमाग लगा करके कि ठीक है पढ़ लिया, पोर्टफोलियो मैनेजर पे शॉर्ट नोट्स पूछेगा लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे पूछेगा लिख देंगे, रिसर्च एनालिस्ट पे पूछेगा तो लिख देंगे। अगर तीनों पे मिला करके बोल दिया कि इन तीनों में कंपैरेटिव एनालिसिस करने, तो तब देखना है हम लिख पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए बुलेट पॉइंट्स रखना। क्या अलग था? तो पोर्टफोलियो मैनेजर दोनों तरह का काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकता, और रिसर्च एनालिस्ट नहीं, उसका मेन काम जो है वो बस रिसर्च करके रखना। मतलब ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में यही चीजें वो पूछ रहे हैं तो आपका लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर जाए कि सर वो दोनों काम कर सकता है, ये और इसका तरीका कुछ अलग है। ये जो है रिसर्च एनालिस्ट जो किया, इसका बेनिफिट तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी ले लेते हैं, और कौन ले लेते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे? कस्टोडियन पे। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी इंटरमीडिएरीज आप पढ़ रहे हैं, सारे के सारे इंटरमीडिएरीज के बारे में पूरे के पूरे जो है वो सीएमएसएल में बहुत डिटेल में आप जानिएगा। रीजन, अभी तो सिक्योरिटी लॉ शुरू ही किया है, मैं तो अभी बस आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इन लोगों से। ये लोग तो आएंगे जब आपको म्यूचुअल फंड पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा उस समय सबसे बड़ा जो है वो रोल आपको दिखेगा किसका? कस्टोडियन का। क्या पढ़ाते समय? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा म्यूचुअल फंड। लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं रहेगा तो कहीं बीच में कस्टोडियन आ जाएगा तो हमें दिक्कत होगी। कस्टोडियन को आप समझने के लिए आम जीवन में समझिए कि ये जो है वो आपके स्टोर कीपर हो गए, गोडाउन का जो है वो इंचार्ज हो गया। किसका इंचार्ज? गोडाउन का। गोडाउन में जो है वो हम सामान को रखते हैं। गोडाउन में जब आप अपने सामान को रखते हैं तो जिनके गोडाउन में सामान को आप रखते हैं वो बंदा आपसे पैसे लेता है या नहीं लेता है? लेता है। गोडाउन में आप सामान कब रखते हैं? आपके घर में राशन पानी की जरूरत है, 2-4 पैकेट मैगी चाहिए, 10 केजी जो है वो चावल चाहिए, 10 केजी आटा चाहिए, 2 केजी जो है वो दाल चाहिए, तेल का 2-3 जो है वो बोतल चाहिए। ये सारा सामान लेकर के जाते हैं और बोलते हैं बड़ा सा गोडाउन है, बोलते गोडाउन में सामान रखना है, और उसको एक थैला दे देते कि ये मेरा सामान है, इसको इसमें रखो। हाँ या ना? सोच के देखिए, एक थैला गोडाउन में रखेंगे या घर में? आप जो है वो बहुत सारा जो है वो चावल की आपने खेती की, बहुत सारा चावल आपने जो है वो उपजाया, ढेर सारे चावल हैं, दाल है, आप किसान हैं, या आपने कहीं से सस्ते में खरीदा है और उसे धीरे धीरे मार्केट में लेकर के आएंगे, तो उतना चावल उतना दाल सब अपने बेड के ऊपर रखेंगे, जितने भी 200-500 बोरे हैं सब बेड पे रखेंगे और फिर अपने खुद घुस करके किसी तरह सो जाएंगे। अब उसे कहां रखेंगे? गोडाउन में जब रखेंगे तो मुझे बताइए उन चीजों का टेक केयर जरूरी है या नहीं? उसमें जो अगर छिड़काव नहीं करेंगे पेस्टिसाइड्स का, फूमिगेशन बोलते हैं, धुआं वगैरह दिखलाया जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लग जाएं, तो बताइए आपने जिस पर्पस के लिए खरीदा है कि आज मैंने जो है वो बल्क में खरीदा है और इसे धीरे धीरे क्या करूंगा? बेचूंगा। ये गोडाउन सिर्फ अनाज के केस में नहीं है, चाहे कोई पत्थर मंगवा रहा हो, मार्बल वगैरह, ग्रेनाइट वगैरह, देखते हैं बड़ा बड़ा ट्रक का ट्रक मंगवा करके गोडाउन में रखता है और वहां पे शोरूम में छोटा छोटा टाइल्स लगा दिया, लोगों ने बोला ये वाला ठीक है, इतना ट्रक पहुंच जाएगा। ऐसा ही तो बिक्री होती है। आप जब कहीं जाते हैं चावल दाल या बड़े वाले होलसेलर के दुकान पे जाइए तो देखिएगा एक एक कट्टा रखा रहेगा। कट्टा बोरा समझते हैं ना, इंग्लिश में स्टेक कहते हैं, तो अब जो लैंग्वेज समझिए। वहां पे आप जाते हैं ऐसे हाथ से देखते हैं, हाँ ये वाला ठीक है, यही वाला पहुंचा दो। अब उसने क्या किया? वहां से कहां पहुंचा दिया? गोडाउन से ऑर्डर देगा, आपके घर में पहुंच जाएगा। ठीक वैसे ही यहां पे जो है सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटी जब बहुत सारा आपको रखना रहता है तो उस केस में आप कैपेबल नहीं होते खुद मैनेज करने के लिए। लेकिन यही अगर अपने घर में खाने लायक चाहिए तो हम जो है वो अपने घर में ही अनाज रख लेते हैं या नहीं रख लेते हैं। लेकिन जब ज्यादा चाहिए और ज्यादा मैनेज करना है तो हम किसकी मदद लेते हैं? गोडाउन का। तो अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख है, 1 करोड़ है, तब की बात ये नहीं है। ये बात तब की है जब हजारों करोड़ रुपए का क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। और कौन कर रहे हैं हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट? बैंक जो है वो पैसा कैसे कमाता है? बैंक क्या चावल दाल और सर्फ सोडा और कैमरा बेचता है? बैंक तो पैसे से ही पैसा कमाता है। आपसे और हमसे पैसा लेता है और आपको हमको पैसा देता है, इसी से वो कमाता है। मतलब उन्होंने जो हमें दिया उस पर जो इंटरेस्ट लिया और आपने उनको जो दिया है उस पर आपको क्या करेंगे? वो इंटरेस्ट देंगे। इसी बीच का कमाई तो उनका कमाई है। और आपने और हमने जो पैसा वहां जमा किया, सेविंग अकाउंट पे भी रिटर्न देते हैं या नहीं देते हैं? तो मुझे एक चीज बताइए, मेरे और आपके पैसे को सिर्फ और सिर्फ जो लॉकर में वो रख देंगे तो खुद ब खुद जो है वो 1 लाख रुपया रखा हुआ है तो अगले दिन जाएंगे तो पहले जो है वो छोटा सा नोट दिखेगा जो है वो 500 का,
फिर वो नोट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और फिर वो पूरा का पूरा 500 का नया नोट बन जाएगा। ऐसा होता है? नहीं, नॉन लिविंग सब्सटेंस है, वो खुद ऐसे करके बड़ा नहीं होगा। तो कैसे, हमें कैसे इंटरेस्ट दे देता है, और हमें हर दिन का इंटरेस्ट देता है या नहीं? भले 4% से हो, 3.5% से, जिस भी परसेंट को उसने बोला है उस हिसाब से इंटरेस्ट देता है। तो कहां से लाता है? हमने और आपने जो पैसा दिया, उन पैसे को यही तो मार्केट में लगा रहा है, जहां से वो पैसा क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। आपको और हमें भी इंटरेस्ट दे रहा है और बीच का खुद भी कमा रहा है, क्योंकि जो पैसा उन्होंने लगाया मार्केट में उससे 12% का इंटरेस्ट मिला, आपको और हमें उसमें से 4 दे दिया, 8% क्या हो गया उनका, और उसी 8% में से उनके पूरे इंप्लॉय को क्या जाना है, सैलरी। इतना जो एटीएम वगैरह बना हुआ है, वो इतना बड़ा बड़ा ऑफिस जो है, ठीक इसके नीचे ही है ना 2-2 ऑफिस, और इस ऑफिस में आप देखिए कोई जो जनरल पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता है, ये रीजनल ब्रांच है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लोगों का जो है वो विजिट होता है कि कैसे चीजों को मैनेज किया जा रहा है, फाइल वर्क सारा का सारा होता है। उसके लिए 2 फ्लोर लिया हुआ है। तो मुझे बताइए, रेंट लगते होंगे या नहीं लगते होंगे? तो इन सारे चीजों को वो कहां से लाते हैं? यही पैसे लगाया। तो ये जब पैसा लगाएंगे तो ये और हम जो पैसा लगा रहे अंतर होगा या नहीं? हम और आप, मुझे तो छोड़िए, मैं तो गरीब आदमी, 12 रुपए अकाउंट में तो क्या पैसे लगाऊंगा। आपने अगर लगाया 1 करोड़ भी लगाया तो आपको ज्यादा की दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए जहां हजारों करोड़ लगाए जा रहे हैं और इनका तो और भी काम है ना, तो वैसे केस में ये अपने काम पे फोकस करे और इनका पैसा क्या रहे, सही तरीके से रखा हुआ रहे, गोडाउन की तरह। आप भी अपने घर में रख सकते हैं। बहुत सारा किसान के पास चावल हुआ है, जरा जनरल लैब से कोरिलेट कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा समझना। किसान को जो है बहुत चावल हुआ, बहुत गेहूं हुआ, तो वो अपने घर में भी रख सकते हैं अगर उनके पास जगह है। तो उन्होंने क्या किया, एक घास फूस और ये सब का पुआल का जो है वो देखते होंगे बांस वगैरह का बना लेते हैं और उसमें रख दिया। लेकिन अगर उसमें रख दिया तो आप सुनते होंगे थोड़े थोड़े दिनों में चूहा लग गया, बड़े दुखी होते, आधा तो चूहा ही खा गया। और इतनी तेज बारिश हुई कि बारिश का पानी गिरा, सारा चावल और गेहूं ऊपर वाला क्या हो गया, सड़ गया, बीच वाला बचा रह गया जिसमें पानी गिरा। एकाएक बिन मौसम बरसात हो गया, पता चला आंधी तेज आई, ऊपर से छप्पर उड़ गया और उसमें सारा का सारा धूल और बाकी चीज चला गया। सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? तो ऐसे में उनको नुकसान हो गया। लेकिन वो लोग जो गोडाउन में रखे थे, जो पक्के का कंक्रीट का बना हुआ है, जहां पे ना जो है वो पानी जाएगा ना कुछ, और बिल्कुल वो जो एयर टाइट बनाया ही जाता है, नाम ही उसका गोडाउन है, वो उसी पर्पज से क्या किया गया, बनाया गया। और वो आपको इंश्योरेंस देते हैं कि अगर हमारे यहाँ गोडाउन में सामान रहा और सामान खराब हो गया तो इसके लिए वो क्या करेंगे, आपको कंपनसेट करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। तभी तो लोग गोडाउन का क्या देते हैं, किराया देते हैं। वरना किराया क्यों देंगे? सारे किसान के पास तो अपनी जमीन है ही खेतों में, सब मिल करके बांस वगैरह का बनाएंगे, वही रख देंगे। लेकिन वहां पे फिर वही चीज बीच में छिड़काव करना है, और वहां पे एक्सपर्ट होते हैं जिनको पता है कि गेहूं में कितने दिनों पे जो है वो धुएं का जो है वो दिखाना है। धुआं भी दिखलाना अपने आप में एक जो फमिगेशन उसको बोलते हैं। इतने दिन पे ये वाला स्प्रे करना है, इतना स्प्रे ना कर दे कि जो उसका आटा खाया वो झूम बराबर झूम, उसे लगे कि ये, समझ रहे हैं, कि रोटी जो है वो वाला मजा देने लगा, चावल जो है वो वैसा ही फील होने लगा। तो पेस्टिसाइड खा करके तो लोगों की जान भी चली जाती है। कम लेवल पे रहेगा तो नशा नहीं आएगा लोगों को। अब ऐसे केस में हमारा है कस्टोडियन। ये कब काम आता है? जब आप बहुत सारा पैसा लगाते हैं और अलग अलग तरह के सिक्योरिटी, शेयर्स खरीदा, डिवेंचर खरीदा, या आपने कोई बॉन्ड खरीदा, आपने कहा कि खुद से मैनेज कर पाना मुश्किल है, तो उनको बस बोला कि हमारे चीज को क्या करो, रखो, और इससे जो डिविडेंड वगैरह आए वो हमारा जो है वो हमारे अकाउंट में क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। वो ये काम क्या मुफ्त में करेगा? और आप इस काम के लिए उसको पैसे क्यों देंगे? क्योंकि अगर इस काम के लिए आपने उनको पैसे नहीं दिए तो एक्सपर्ट लोग नहीं होंगे, तो आप चीजों को अपने से मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका और भी काम है, आपका बैंकिंग का काम है, आप म्यूचुअल फंड है, आपको जो है वो ये देखना है कि कहां कहां और पैसे लगाएं। ये जो खरीद लिया उसको एक जगह पे क्या रहने दीजिए, सुरक्षित रखने दीजिए। आप किसान है, आपको अगला फसल तैयार करना है, तो पिछले फसल की देखरेख में ही समय लगाएंगे या इस बार के फसल को देखेंगे कि कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, कब सिंचाई करनी है, कब उसमें जो है वो आपको जो है खाद बीज डालना है, इस पे आप फोकस करेंगे। तभी तो आपने क्या कर दिया, जो फसल तैयार हो गया उसको सुरक्षित कहीं पे क्या कर दिया, रख दिया। अब जिस जिस दिन आपको ऑर्डर आएगा आप उस गोडाउन को एक पर्ची काट के देंगे कि यहां से मेरा 20 बोरा ये ले जा सकता है।
जो वो दिखलाएगा, आपका साइन रहेगा तो उसको 20 बोरा क्या करेगा, वो निकालने के लिए देगा, फिर लेजर मेंटेन कर देगा कि अब आपके 100 में से 20 निकल गया और 80 बचा और आपको भी इसका रिपोर्ट आ गया। मुझे बताइए, अगर ऐसा फैसिलिटी हो तो किसान अपना सारा का सारा फोकस करेगा ना किस चीज पे, अपने नए फसल पे, और उन चीजों के लिए सोचना नहीं रहेगा। ठीक ऐसे ही आप बैंक हैं, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको और भी बहुत सारे काम है, तो आपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट परचेज किए हुए वो सब जो है वो इस स्टोर कीपर के पास रखने के लिए दे दिया, जिसका नाम क्या दिया, मैंने नहीं दिया, किसने ये नाम दिया, सेबी ने दिया है कि इसका नाम क्या रहेगा, कस्टोडियन। और इसके लिए क्या बना दिया है, कहा कि कोई भी मुंह उठा करके आएगा, बोला नहीं। आम जीवन में भी देख लीजिए, अगर कोई गोडाउन खोलेगा तो उसको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि गेहूं में कितने दिन पे छिड़काव हो और चावल में कितने दिन पे छिड़काव हो, दाल में जो है वो किस तरह का जो है वो छिड़काव हो। सब में एक जैसे चीज से छिड़काव नहीं किया जाता बचने के लिए, क्योंकि अलग अलग तरह के ग्रेन्स में अलग अलग तरह के कीड़े लगते। ठीक वैसे ही इनका काम है सिक्योरिटी जो अलग अलग तरह का है उसको कैसे रखेंगे, हर एक बंदे का सामान इस तरह से रखेंगे कि चीज मिल ना जाए। मुझे बताइए, चावल किसी का है, किसी का दाल है, अगर एक बंदे का सामान है तो क्या करेंगे, उस बंदे का एक छोटा सा एरिया, मान लेते हैं कि वो जैसे 4 टाइल्स वाला जो एरिया है वो एरिया रामदीन के लिए, और वहां पे ऊपर से नीचे तक जो सामान खड़ा है वो किसका है, रामदीन का। कहीं ना कहीं तो डिमार्केट करके रखेंगे, नीचे लिख करके रखेंगे, उस पर कुछ पेस्ट करके रखेंगे, फिर इधर हरिया का रख दिया, फिर इधर जो है वो राम खिलावन का रख दिया। जिस जिस किसान ने उसको सामान दिया था सबका अलग अलग रख दिया। क्यों रख दिया, ताकि पता चला कि लेने के लिए रामदीन गया, हरिया का बोरा दे दिया। रामदीन का जो है वो बासमती चावल था, इसका जो है वो कुछ और चावल था। पॉसिबल दोनों के क्वालिटी में क्या था, अंतर था। इसीलिए इन्होंने बोला कस्टोडियन का भी काम है कि सबके अकाउंट में जो जो चीज है उसका सेपरेट सेपरेट जो है वो क्या रखे, एंट्री रखे, ताकि किसी का किसी में चीज ना मिल जाए। सबका अलग अलग सेपरेट अकाउंट रखे, जिसके जितने शेयर्स हैं एक का अकाउंट रखा। बाबा जी कहां है, साधना में है, तो अब मान लीजिए कि बाबा जी का ही सामान था, तो इनका जो है वो जितने शेयर्स वगैरह थे, जितने डिवेंचर थे, जितने जो है वो बॉन्ड वगैरह थे, वो सब का सब जो है वो एक जगह रखा। फिर ऐसे ही जो है वो प्रिया का, प्रीति का, स्नेहा का, जिसका भी रहे सबका क्या कर दिया, अलग अलग जगहों पे रख दिया, सबका अलग अलग अकाउंट में रख दिया। अब किसके अकाउंट से कितना, क्योंकि कस्टोडियन आप है ना, अगर मैं बोलूंगा कि मेरे जो है वो इंफोसिस के 100 शेयर जो है वो हटा दो, या मुझे जो है वो फलाने आदमी को ट्रांसफर करना, तो क्या बोलेगा, मैं ना ट्रांसफर करूंगा, मुक्के ना मारेंगे उसे। ये रखने के लिए हम उसे क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो अपने मर्जी से किसी को नहीं देगा। अगर हमने बोला कि हम 2 जो है वो बोरे लेकर के जा रहे, तो क्या बोलेंगे, नहीं ले जाने दूंगा, ले जाइए, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग आप जो है वो उसको कुछ लिख करके दीजिए, तभी ना, नहीं तो कल के डेट में आप बोलिएगा कि देखो मैंने 20 बोरे रखे थे, तुमने ये लिख के दिया है, हाँ तो मेरे 18 कैसे हो गए। अब बोले आप ही ने तो बोले थे 2 बोरे उसको दे देने, कब, जबकि बोला था। तो इसीलिए जब उसको जो लिख करके देगा तो ही वो उस कागज को रखे, बोलेगा ये देखो उस दिन बोला था ना 2 बोरा हरिया को देने, दे दिया था, और आपने हरिया का जो है वो आईडी भी लगाया था, और हरिया का ये सिग्नेचर भी मैंने लिया है जब उसने रिसीव किया, हो गया सारा का सारा पक्का चीज। ठीक ऐसे ही कस्टोडियन करेगा, आप जितने इंस्ट्रूमेंट जो जिसके नाम से बोलिएगा वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। आपने जो उनको बोला ना कि बीच बीच में छिड़काव करते रहने, ठीक वैसे ही आपके अगर इंस्ट्रूमेंट वहां पे रखे हुए, उस पे जो कोई बेनिफिट आया, कैसे बेनिफिट आया मुझे की बताइए। आपने डिवेंचर रखा था और ये डिवेंचर कन्वर्टेबल था, पॉसिबल, वो इक्विटी में बदल जाना था, तो अब जब उसका समय आएगा तो ऑटोमेटिकली डिवेंचर वहां से कंपनी के पास गया, और अब जो है वो कस्टोडियन के पास उस डिवेंचर के बदले में क्या आ गए, बस आपके वो इक्विटी शेयर वहां रह गया, लेकिन उसका डेटाबेस मेंटेन हो जाएगा। आपके पास इक्विटी शेयर था, कंपनी ने डिविडेंड इशू किया, इक्विटी शेयर आपके पास इंफॉर्मेशन, अगर आपने बोला कि जितने भी मेरे डिविडेंड आए इस अकाउंट में क्या कर देना, एक अकाउंट का लिंक दे दिया, ऑटोमेटिकली कहां चला गया, और आपको उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। बिल्कुल उसी तरह से हरिया आया, सामान लेकर के जा रहा है, हरिया को दे दिया सामान, लेकिन आपको इंटीमेट कर दिया सिक्योरिटी के लिए कि बॉस हरिया को हमने 2 बोरा क्या किया है, दे दिया। अगर मान लीजिए कि हरिया जो है वो नकली सिग्नेचर करके आ गया, पॉसिबल हाँ या ना, तो तुरंत आप दौड़िएगा, किस हरिया को दे दिया, कागज देखो, तेरी थी, मेरा जाली सिग्नेचर किया, मतलब पकड़े जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन यही अगर आपको वो इंटीमेट ना करे तो गड़बड़ है। ठीक वैसे ही आपके नाम से क्या आ रहा है, कब क्या निकल रहा है, वो बराबर आपको क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा, भले आपने किया है। मुझे क्या बताइए, जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप ही कर रहे होते हैं ना,
तो ओटीपी आता है आपको, ओटीपी आया इसका मतलब ट्रांजेक्शन कर आपने ओटीपी दे दिया। अब जब आपके टिकट बुक हो गए 10,000 का आपने टिकट लिया तो पहले तो मैसेज आता है 10,000 रुपीज ट्रांजेक्शन जो है फलाने फलाने जगह के लिए, ये रहा ओटीपी, फाइन, आप वो ओटीपी डाले, ट्रांजेक्शन हो गया। जब सब कुछ आएगा तो ट्रांजेक्शन होने के बाद फिर क्यों कहता है कि 10,000 रुपीज हैज बीन डेबिटेड ऑन दिस एंड हैज बीन क्रेडिटेड फॉर दिस पर्पस। इसका मतलब एक और बार आपको बताया ना कि अब ये हो गया कंफर्मेशन। तो देखिए ये एक प्रैक्टिस है ताकि अगर जो है वो पहले नहीं भी आप अलर्ट हुए तो अब अलर्ट हो जाइए कि आपके अकाउंट से पैसे, और ये भी लिखा रहता है इफ इट हैज नॉट बीन डन बाय यू क्लिक हेयर या कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर दिया रहता है। ये सब क्या है, सिक्योरिटी पर्पस ही तो है कि हमने इतनी सुविधा बनाई है फिर भी गड़बड़ घोटाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। हर दिन आरबीआई चिल्ला करके बोल रहा है, सेबी बोल रहा है, और इतना ही नहीं अब तो गवर्नमेंट बोल रही है कि कोई एसएमएस कोई व्हाट्सएप आए और अगर वो पहचान का नहीं लगे तो उस लिंक पे क्लिक ना करे। सिर्फ लिंक पे क्लिक करने से आपके जो है वो मोबाइल में चीजें स्टोर हो जा रही है। और सबसे ज्यादा बच्चों उन लोगों को दिक्कत हो रहा है जो लोग किसी न किसी तरह से यूट्यूब पे ज्यादा जा रहे हैं और किसी तरह का आप जो है वो अनवांटेड वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज उसमें अपना कोई भी बैंकिंग का जो है वो ऐप इंस्टॉल ना करें, कोई बैंकिंग का ऐप इंस्टॉल ना करें अगर आप कोई भी जो है वो अनवांटेड साइट पे जा रहे, क्योंकि वो सबसे जो है वो क्या हो गया, खतरनाक जोन हो गया। या आपको कोई ऐसा मैसेज आए जिसमें आईबीटी डैश डैश करके लिखा रहे तो वो सब जो है वो समझिए स्पाईवेयर होते हैं। और कुछ नहीं, आपने क्लिक किया तो खुद वो क्लिक करके तो इंस्टॉल होता है, नहीं होता है। आप भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो क्या करते हैं, ऐप को पूछते हैं तो कैसा है और कहां से आया, सब ठीक मस्त बढ़िया, नहीं। अब खुद से क्लिक करते, पहले सर्च करते, फिर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो वो जो फाइनल क्लिक करते हैं वही वो लिंक तो वो दिया हुआ है और ऑटोमेटिकली वो क्या होना शुरू हो जाएगा। अंतर बस इतना ही है कि वो जब आप इंस्टॉल कर रहे होते तो आ रहा होता है, नहीं आता है कि इंस्टॉलिंग अगर बड़ा है तो घूम रहा होता है, और जैसे ही हो जाता है तो ओपन का आता है। इसको जैसे ही कीजिएगा तो बस वो घूमता हुआ नहीं दिखेगा, वो कहां चला जाता है, बैकग्राउंड में, और आपको लगा कि बस हो गया, मैंने क्लिक किया, वो ओपन लिंक जो है वो काम नहीं किया। पॉसिबल, लिंक काम नहीं किया, लिंक काम कर गया लेकिन लिंक जो काम कर रहा है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है और ऐसा कोई भी जो है वो प्रोग्राम बनाया जा सकता है। आपके नॉर्मल ही कोई भी चीज है उसको आप हाइड भी कर सकते हैं कि इंस्टॉल होते वक्त वो बैकग्राउंड में होता रहेगा। आप देखिएगा अमेजॉन वगैरह या किसी को जब अपडेट कीजिएगा ना तो लिख देगा कि अपडेशन इज इन बैकग्राउंड, और इधर आप वर्क भी कर रहे होते हैं। तो सोचिए ये लिख दिया ना, वहां वो बस लिखेगा नहीं और काम क्या कर रहा होगा, कर रहा होगा। कहने का मतलब है कि हमारा कस्टोडियन करता क्या है, हमारे सिक्योरिटीज को हमारे कहने पे अपने कस्टडी में रखता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इन्हें रखने के लिए देंगे, सबके जो है वो इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग अकाउंट में वो क्या करेगा, रखेगा, और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा। उन इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई बेनिफिट डिराइव हो रहा है तो उन बेनिफिट को जो है वो अपने कस्टमर के अकाउंट में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और बेनिफिट का मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई इंटरेस्ट आपको मिला है डिवेंचर पे, आपको शेयर्स पे कोई डिविडेंड मिला है, या कोई इंस्ट्रूमेंट आपका कन्वर्ट हुआ है, या आपके पास वारंट था जो वारंट कन्वर्ट होकर के शेयर में बदला है। कहने का मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का जो फीचर होगा वो फीचर कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा। तो कस्टोडियन को हमने किसके साथ कोरिलेट कर लिया, गोडाउन के कीपर के साथ, स्टोर कीपर के साथ कर लिया। क्लियर है ये चीज। लेकिन इसी चीज के लिए सेबी ने बोला कि कोई भी बंदा अगर आ जाएगा, हमने तो बोला रख अच्छे से, रखने के लिए दिया रामदीन 100 बोरा दिया, हरिया ने 200 बोरा अपना सामान रखने के लिए दिया। कल को जब जाता है बोलता है जरा सामान निकालना है, कौन सा सामान, 100 बोरे चावल रखे थे, मैंने 200 बोरा गेहूं रखा था, कब रखा था, ये देखो ये मैंने कब साइन किया, मेरा थोड़ा ना है, मैं ऐसे थोड़ा ना साइन करता हूं। अब मुझे बताइए अगर वो ऐसा कहे तो डिफेंस क्या अवेलेबल है, मारपीट के अलावा कोई चारा। और जो ऐसा कर रहा है बताइए वो पहले से तैयार होगा या नहीं होगा। एक तो ऐसे ही किसान मर रहा है, दूसरी तरह जो अगर इस तरह में उसे अगर झेलना पड़े तो क्या वो चीजों को कर पाएगा। इसी के लिए जो है वो रूल बना कि कोई भी जो है वो स्टोर कीपर नहीं बनेगा। स्टोर कीपर बनने के लिए पहले क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। और हम देखेंगे कि कस्टोडियन बनने लायक ये बंदा है या नहीं है, इसका सारा चीज रखेंगे। और हमने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि अगर आपने चीजों को रखा है तो इसकी सूचना जो है वो सेबी को भी पहुंचेगी कि हमने इस कस्टोडियन को क्या किया है, अपॉइंट किया है, और हमने इतना इंस्ट्रूमेंट इनको क्या किया है, रखने के लिए
ये मुकर जाएगा, लेकिन जो मेन पर्सन है जिसने इसको लाइसेंस दिया सेबी, उस तक भी सूचना पहुंचे। जैसे ही रामदीन वहां पे 100 बोरा रखेगा, वैसे ही सिर्फ स्टोर कीपर नहीं लिख करके देगा, बल्कि उसी समय इसकी एंट्री रेगुलेटरी बॉडी के पास चली जाएगी कि रामदीन ने आज 100 बोरा दिया। और स्टोर कीपर को कहा गया है, गोडाउन कीपर को कहा गया कि जिस दिन एक भी बोरा निकलेगा तो निकालने से पहले यहां पे क्या करना, एंट्री करना, और वो इनवॉइस का फोटो खींच करके इलेक्ट्रॉनिक इमेज को अपलोड करना कि हां रामदीन ने 2 बोरा अपना क्या किया है, गेहूं या चावल मंगवाया है, और किसको देने के लिए बोला था उसका आईडी भी अपलोड करना। अब मुझे बताइए, जब इतनी चीजें करने के लिए होगी तो ये झूठ में बोलेगा कि मैंने उसको दे दिया था और उसको दे दिया था। यही मैकेनिज्म बनाने के लिए कौन आए, पप्पा जी, जिसका नाम क्या है, सेबी। और इन्होंने इनके लिए रेगुलेशन बना दिया, सेबी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन। जान लिया ये बात। अब मुझे बताइए, कस्टोडियन के बारे में आप जान गए। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तो आपको लिखने रहेंगे। अब यही चीज मैं आपको लैंग्वेज में दिखला रहा हूं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जो बतानी थी वो सारी बात मैंने बता दी। ए कस्टोडियन इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टोडियल सर्विसेज टू द क्लाइंट। बहुत अनोखा बात बोला मैंने, यही तो तभी से समझा करके कह रहा हूं। कौन सी सर्विस दे रहा है, कस्टोडियन है तो कस्टोडियल सर्विस ही तो देगा कि अपने पास चीजों को अपने कस्टडी में रखेगा। कस्टोडियन कीप्स द कस्टडी ऑफ व्हाट, चावल दाल आटा की जगह क्या रख रहा है। और इसी सिक्योरिटीज का एग्जांपल बहुत सारे हैं, शेयर्स, डिवेंचर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, बॉन्ड, ठीक है। द कस्टोडियन ऑल्सो प्रोवाइड इंसिडेंटल सर्विसेज। इंसिडेंटल का मतलब क्या हुआ, उससे जुड़ा हुआ सर्विस क्या दे रहा है। अब देखिए, चावल दाल रखने का फैसिलिटी दिया, लेकिन उससे जुड़ा हुआ सर्विस क्या दिया कि बीच बीच में उसमें क्या करता रहेगा, फुमिगेशन, वहां पेस्टिसाइड का छिड़काव करता रहेगा ताकि चीज आपका खराब ना हो। ऑल्सो प्रोवाइड इंसिडेंटल सर्विसेज सच एज व्हाट, मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट, कलेक्टिंग द बेनिफिट्स। याद आ रहा है बेनिफिट जो आपको डिविडेंड बोला, कन्वर्ट हुआ तो, और राइट अकरिंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेट एंड प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ क्लाइंट, ओपन व्हाट। क्यों ऐसा किया, ताकि चीजें दूसरे की मिल ना जाए, इसीलिए जो मिक्स ना हो जाए, इसीलिए सबका सेपरेट अकाउंट, रिकॉर्ड रखेगा किस चीज का। और यहां एसेट का मतलब शेयर्स डिवेंचर कब आया और कब, और उस पर कब कब कौन कौन सा बेनिफिट एराइज हुआ है, अगर कन्वर्ट हुआ है तो कब हुआ, वो सारा का सारा उस पर क्या रखेगा, रिकॉर्ड रखेगा। कंडक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, सिक्योरिटीज। कोई भी ऐसा सिक्योरिटीज जिसका मान लीजिए कि जब वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो फिर उसको रजिस्टर करना होगा कि अब जो है वो डिवेंचर नहीं है बल्कि वो क्या हो गया है, इक्विटी शेयर हो गया, तो उसको रजिस्टर भी करेगा। लेकिन कोई भी जो है वो एरा गेरा नथु खेरा कस्टोडियन नहीं बन जाएगा। कितना नेटवर्थ होना चाहिए, जिसको सामान रखने के लिए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले उसकी हैसियत कितनी बड़ी है वो देखिए। और घबराइए नहीं, आपके एग्जाम आने से पहले ये सब अपडेट कराऊंगा, सब बढ़ चुका रहेगा फॉर श्योर। आप कहिएगा कि सर ऐसे बढ़ते, सेबी हमेशा नॉर्म्स को जो है वो बढ़ाते रहती है, जहां पे पेनल्टी है वो भी बढ़ाती है, और जहां नेटवर्थ वगैरह वो धीरे धीरे क्या करते जा रही है, बढ़ाते जा रही, ताकि और भी लोग है। तो कितना नेटवर्थ होना चाहिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि आप देखते होंगे कि आप अपने सामान की जिम्मेदारी उनको देना चाहते होंगे जो थोड़े वेल ब्लेस्ड हैं। अगर कोई लगता है ये तो पहले से ही भूखा नंगा है, पता चला दिया और वही खा पी के बैठ गया, तो उनको देते जहां लगता है कि खुद इनके पास इतने चीज है तो ये हमारे चीज को क्या करेंगे, क्यों यूज करेंगे या क्यों ऐसा करेंगे। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां पे। कितना नेटवर्थ होना चाहिए, ये है किसके बारे में, कस्टोडियन। कस्टोडियन के बारे में बात समझ में आ गई। अब देखिए एग्जाम में आपको लिखना रहेगा 3 मार्क्स के लिए, तो मुझे बताइए बिना रिवीजन किए आप इसको कितने दिन याद रख पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये सीधे बोलता कि रट्टा मार ले, 2 बच्चे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, आपने इसे समझा, फिर भी आपको रिटेन करना है। एक वो बच्चा जो इतना कहानी नहीं, उसको रामदीन, चावल दाल, ये बोरे कट्टे की कहानी नहीं सुनाई गई, सीधे उसको बोला गया जय माता दी, लेट्स रॉक, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतह, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह अकबर, चल रट्टा मार ले। मुझे बताइए आप ही को मैं बोल दूं तो 15-20 मिनट आप रट लेंगे। अगर 2 ही पेज रहे तो रट लेंगे, लिख देंगे। तो देखिए बार बार यही बता रहा हूं, आप एक सीएस बने जो इतने डिस्कशन के बाद इसको लिखेंगे एग्जाम में और तब सीएस बनेंगे, और एक वो सीएस बना जो डायरेक्टली ये दोनों पेज को क्या कर लिया,
रट्टा मार लिया। एग्जाम में मैं क्या माथे में घुस करके देखूंगा कि इसको समझा हुआ है या नहीं समझा हुआ है? एग्जाम में बस मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, दोनों को मार्क्स आएंगे। लेकिन जब वो इंटरव्यू में आएंगे तब तो सारा तार घुसाऊंगा दिमाग में, तब समझ में आएगा कि कस्टोडियन वो समझा था या क्या किया था, रट्टा मारा था। वहां पे अंतर आएगा। और दूसरी बात, जब आपको याद करने के लिए बोला जाता है तो कुछ चीजों को रट सकते हैं, सारा का सारा कुछ बिना समझे हुए रट पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपने चीजों को समझ लिया है, बस आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करते वक्त भी जिनको लगता है कि मेरी इंग्लिश या राइटिंग बहुत अच्छी है, उनको मेरे ये लैंग्वेज ध्यान नहीं रखने, बस क्या ध्यान रखना है, कस्टोडियल सर्विस, सेपरेट अकाउंट, बेनिफिट्स भी देता है, रजिस्ट्रेशन भी जो है वो करता है, नेटवर्थ, ऐसे कर करके। मैं इसीलिए बोला कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था एक साथ चार्टर्ड ये सब कुछ, तो मैं ऐसे ही पॉइंट याद रखता था, उसके बाद अपने से क्या कर देता था, लिख देता था। तो मेरे लिए कस्टोडियन में तो 5 वर्ड याद रखने थे। कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइड करता है, सेफ कस्टडी में रखता है, सेपरेट अकाउंट सबका क्या करता है, मेंटेन करता है, इंसिडेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, बेनिफिट्स को भी जो है वो मेंटेन करता है, रजिस्ट्रेशन भी करता है, और नेटवर्थ, यही सारा चीज तो है। रिवीजन ऐसे करके किया जाता है, ये नहीं कि सबको क्या किया, रट्टा मारना शुरू किया। तो पहले आप इसको डन कीजिए, फिर हम लोग दूसरे पे आएंगे। डन। आइए अब जरा हम आते हैं अगले इंटरमीडिएरीज पे। अब आते हैं जरा अगले इंटरमीडिएरीज पे, और ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्या है। पहले ये पूरा का पूरा एक चैप्टर हुआ करता था, आप लोग के सिलेबस में इसको कम करके जो है बस इंट्रोडक्शन भर किया गया। और ओल्ड कोर्स में पहले ये क्या था, एक चैप्टर था क्रेडिट रेटिंग को लेकर के। लेकिन थोड़ा आपको यहां ज्यादा चीजों को जानना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली हुआ क्या। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। आप अक्सर देखते सुनते होंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में दिल्ली टाइम्स वाला जो पेज आता रहता है, उसमें बहुत सारे मूवी का जो है वो रेटिंग दिया हुआ रहता है, 3 स्टार 4 स्टार ऐसे ही करके, और आपके ऐप वगैरह का भी रेटिंग वगैरह पूछता रहता है। तो ये बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज को बताने का, जब आप क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं। लेकिन इसकी जरूरत कैसे पड़ती है और किस तरह से ये काम करता है। कहा गया कि यहां जब आप ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं पब्लिक को और बोलते हैं कि इसे पढ़िए और इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, दिखलाऊंगा आपको जब आप वहां पहुंचेंगे, 400-400 500-500 पेज के ऑफर डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसको प्रोस्पेक्टस और बाकी नामों से आप जानते हैं। तो भला एक व्यक्ति, एक बंदा जो उतना पढ़ा लिखा नहीं और पढ़ा लिखा भी है, तो एक सब्जेक्ट में जब 400-500 पेज के होते हैं, तो आप 6 महीने 7 महीने तक पढ़ते रहते हैं और तब भी बेहोश ही रहते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो सोचिए जरा, जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो उतना मोटा ग्रंथ पढ़े और फिर उसकी उतनी समझदारी हो सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में कि वो उसे समझ पाए। कहा गया कि नहीं, ऐसे तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर पाएगा, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं तो मार्केट को जो है वो पैसा कहां से आएगा, और मार्केट को अगर पैसा आएगा नहीं तो फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलेंगे कैसे। कहा गया अब तो ये लंबी समस्या हो गई। कहा इसी से बचने के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसे इंटरमीडियरीज को इन्होंने अलाउ किया जिसका काम ही जो है वो रेटिंग देना है, लेकिन वो वैसे इंटरमीडियरी है जिनको चीजों को समझना आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि पूछा जाए, मुझसे आपके पेरेंट्स पूछे कि बच्चे की कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसा है। आज भी मिल के आ रहा हूं एक पेरेंट्स से, तो आज भी जो है मेरी मुलाकात, अक्सर मुलाकात होती रहती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे की जो है वो कैसी पढ़ाई चल रही है, अगर उन्होंने पूछा, तो यहां पे टीचर बता सकता है कैसी पढ़ाई चल रही है। आपसे पूछा जाए कि जरा बताना दिशा की पढ़ाई कैसी चल रही है, और दिशा से पूछा जाए प्रीति की पढ़ाई कैसी चल रही है, कहते ना चोर चोर मौसेरा भाई। अब क्यों ऐसा कहते नहीं पता, बहन कहिए भाई कहिए जो कहिए, लेकिन जो है वो एक से दूसरे का दूसरे दोनों बोलेंगे जबरदस्त, पूछो मत, दिशा का पढ़ाई आग लगा रही है, आग क्लास। ऐसे ही जो है वो पूछा गया रोहित से, जरा बताना मानसी की पढ़ाई कैसे चल रही। मानसी की पढ़ाई, मानसी जैसा कोई स्टूडेंट
एक दिखा दो तो मान जाए। धूम मचाए हुए है, पढ़ाई में मचाए हुए या गदर कहां मचाए हुए नहीं पता, लेकिन मचाए हुए है, धूम मचाए हुए। अब जो है वो मानसी से पूछा गया रोहित का कैसा पढ़े। रोहित नाम ही काफी है, मतलब रोहित बोल दिए तो समझो कि जो है वो पिछले जन्म के कुछ पाप ऐसे ही धुल गए। और मार्क्स 5 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि इतना पढ़ने लिखने वाला है कि अगर दिन में उसका 4 बार जाप कर लो तो 5-10 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो ये एक दूसरे की रेटिंग देंगे। आप समझ रहे हैं या मैं समझा पा रहा हूं? तो वैसे ही जो है वो कहा गया कि रेटिंग देने के लिए किसको बुलाइएगा, जो पहले उस चीज को इवैल्यूएट कर सके, तभी ना रेटिंग। जो क्रिटिक्स होते हैं, जो मूवी का रेटिंग देते हैं, वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग नजरिए से मूवी को देखते हैं और वो बताते हैं, चाहे वो मारधाड़ के लेवल पे हो, गाने के लेवल पे हो, दिस दैट के लेवल पे हो, या एंटीसेप्टिक के लेवल पे हो, हर लेवल पे बताते हैं। और इसी यही उनका क्राइटेरिया भी रहता है, बताते हैं यू सर्टिफाइड है, ये सर्टिफाइड है, दिस दैट के अलावा कुछ नहीं है, इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं एक अच्छा और क्लास का मूवी देखना चाहिए तो आप जाइए, लेकिन बोर बड़े होइएगा, सब बताते हैं ना, हर बात वो बताते उस तरीके से। तो अलग अलग उनका क्राइटेरिया है चीजों को जज करने का। ठीक वैसे ही यहां पे कहा गया कि अगर जो है वो पूछा जाए कि इस मूवी का कैसा जो है वो रेटिंग है, तो जो उसको रेट करने वाले उनका काम बस उस मूवी का रेटिंग देना। ये नहीं कि धर्मा प्रोडक्शन अभी तक जितने भी मूवी बनाई है या यशराज प्रोडक्शन का जितना भी जो है वो है, सबके बारे में नहीं बताना, बस उस मूवी के बारे में बताना। ठीक वैसे ही अगर किसी को जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनना है तो उससे बताना पड़ेगा कि मेरे भीतर इतने क्वालिफाइड लोग हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट में क्या हैं, एक्सपर्ट हैं, और तब जाकर के उनको जो है वो लाइसेंस मिलेगा। क्या बताने का, क्रेडिट रेटिंग का। ये नहीं कि एरा गेरा न तू खेरा कोई भी आ जाएगा और बोलेगा मैं रेटिंग बताऊंगा। कहा गया पहले अपना रेटिंग तो करवा ले, तो तू किस लायक है। तो कहा गया कि सेबी उसके क्वालिफिकेशन को चेक करेगी, और जब उनसे पूछा जाएगा तो सिर्फ वो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएगी, ना कि पूरे कंपनी पे लेख लिखेगी। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझसे किसी के जो है वो पेरेंट्स मिलते और कहते हैं कि बताइए मेरे बच्चे का सीएमएसएल में कैसा परफॉर्मेंस है, तो यहां पे मेरा काम सिर्फ सीएमएसएल में उसके परफॉर्मेंस को बताना है। अगर मुझसे पूछते हैं इकोनॉमिक लॉ में कैसा है, तो मैं इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ का बताऊंगा। जेआईजीएल का पूछेंगे तो जेआईजीएल का, मल्टीपल सब्जेक्ट का पूछेंगे तो मल्टीपल सब्जेक्ट का। मेरा काम उनको जो है वो ये बताना नहीं है कि बच्चा कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या गुल खिलाता है, यहां से जाने के बाद किसके साथ जाता है, आते हुए किसको किसको लपेटते हुए आता है, टिफिन किसको खिलाता है, कब आता है। बोल मेरा ये काम नहीं है। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल बताइए, तब मैं क्या करूंगा, तब मेरा काम सब कुछ बताना हुआ। तो अगर मुझसे सिर्फ पूछा जाए कि इस बच्चे का हो सकता है सीएमएसएल में आपका परफॉर्मेंस खराब हो, लेकिन हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस क्या हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक वैसे ही कंपनी जब कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करे तो हो सकता है इनका इक्विटी शेयर का रेटिंग अच्छा ना आया हो, पॉसिबल, लेकिन डिवेंचर का रेटिंग क्या हुआ हो, अच्छा आया हो सकता है इनका प्रेफरेंशियल शेयर्स का रेटिंग क्या हो, अच्छा हो, बॉन्ड का रेटिंग अच्छा हो। अब कहा गया कि आखिर इनको दिया क्यों, इंटरमीडिएट को लाइसेंस का इसीलिए दिया क्योंकि वो 500 पेज पढ़ पाना बहुत क्या था, मुश्किल था, लेकिन ये पढ़ पाना बहुत क्या है, इजी है। क्या पढ़ पाना, रेटिंग जो दिया हुआ, क्योंकि उस रेटिंग को वो लिखे रहेंगे। इसी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, स्टार दे दिया, लेकिन उस स्टार के बगल में लिखेंगे भी। जैसे अगर 4 स्टार दे दिया तो लिखते हैं 4 स्टार का मतलब वेरी गुड, 3 स्टार का मतलब गुड, 2 का मतलब जो है वो पुअर, या 1 का मतलब मर जाओ मत देखो, मतलब जो भी लिखे, 5 स्टार का मतलब जो भी रहे। अब हो सकता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो इस तरह से रेटिंग दे, लेकिन हो सकता है हिंदुस्तान टाइम्स का जो है वो 4 रेटिंग का मतलब कुछ और हो, उनका हो सकता है 4 रेटिंग का ही मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग, 3 का मतलब उनका वेरी गुड हुआ, और उनका जो है वो जहां ये बोलते थे 2 का मतलब वो 1 का हो, उनका मर जाना पहले हो जाता हो। कहने का मतलब है कि क्या कोई 6 में भी तो रेटिंग दे सकता है, कोई 5 में भी दे सकता है, सिंबल में ही तो देना है। कोई A+ लिख सकता है, कोई जो है वो A पे AA+ लिख सकता है, कोई जो है वो उसको B में लिख सकता है। कहा गया जो लिखना है लिखो, लेकिन उसके बाद बता दो कि इस A+ का मतलब क्या हुआ। तो उसमें वो लिखते हैं A+ का मतलब हाईली सेफ, मॉडरेट सेफ,
फिर उसके बाद लिखेंगे सेफ, फिर उसके बाद लिखेंगे मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, और फिर लिखेंगे मर जाओ लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करो, उसी को लिख देते हैं डिफॉल्ट। और वर्ड यूज जो करते हैं मर जाओ लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करो, ये नहीं लिखते हैं, उसको डिफॉल्ट लिखते हैं। मतलब यही है कि ये कंपनी इस इंस्ट्रूमेंट में क्या करने वाली है, मतलब ये उनका जो है वो मानना है। अब कहा गया कि उन्होंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर हो गया, नहीं बोला, उन्होंने जो बोला दिस इज बेस्ट एज पर देयर जजमेंट। हो सकता है एक के अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा हो, दूसरे अकॉर्डिंग थोड़ा क्या हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता। हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो किसी के जो है पेरेंट्स पूछे कि कैसा स्टूडेंट है, तो मैं बोलूं कि गला दबा के मार दो। हो सकता है जितेंद्र से बोले नहीं सर ठीक है, थोड़ा हिला डुला है लेकिन ठीक हो जाएगा, थोड़ा पॉलिश कर दिया उन्होंने जो है। दिशा मैम ऐसे ही शांत स्वभाव की, नहीं बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। और अगर मुझसे पूछे मैं तो एक एक चीज खोल के रखो। आइए बताता हूं क्या क्या जानना चाहते, साइकोलॉजी बताऊं, हिस्ट्री बताऊं बच्चे का, सिविक्स बताऊं, ज्योग्राफी बताऊं, या जो है वो उनका पूरा का पूरा भूगोल बताऊं, तो अलग अलग सबका जो। लेकिन देखिए ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर सबके जो है वो ये में पहुंचे तो निकल करके एक चीज आएगा कि पढ़ाई में ओवरऑल ऐसा पोजीशन है। ठीक वैसे इन्होंने कहा कि हो सकता है अलग अलग जो आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्राइसिल, इक्रा, ओनिक्रा, ये सब जो बेसिकली मूडी जो आपका रेटिंग देते हैं, एसएनपी जो बैंक वगैरह का भी रेटिंग देता है, और आप सुनते होंगे यहां बैंक रेटिंग से हमारा कंसर्न नहीं है फिर भी, कि एसबीआई का रेटिंग जो है वो गिरने के कारण एसबीआई का शेयर इतने पॉइंट गिर गया। बैंक वगैरह का भी रेटिंग दिया जाता है कि कितना सेफ है और क्या है। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए जो एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस जो है पैसे लेके नहीं, सेबी ने बोला है कि इस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेटिंग लेना पड़ेगा। तो कंपनी को अपने पैसे खर्च करने हैं, ध्यान से सुनिए, कंपनी को अपने पैसे क्या करने हैं, खर्च करने, और खर्च करके जाकर के क्या लेना है, रेटिंग लेना है। तो अब आप कहेंगे देखिए एग्जाम में लिखना यही पॉइंट है, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं वो ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप कहीं डिस्कशन कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे आप अपना पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो कहा कि अगर जो है वो आप जो है वो रेटिंग के लिए जाते हैं, अगर आप जो है वो उनको पैसे देते और कहते हैं हमारा रेटिंग करो, तो वो अनबायस्ड होकर के आपके परफॉर्मेंस, उसमें बहुत सारा चीज आता है, कैपिटल एडिक्वेसी, मैनेजमेंट कैसा है, आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट कितना आप लॉन्च करने वाले, इन सारे चीजों के बेसिस पे क्या करते हैं, इन सारे चीजों के बेसिस पे जो है वो रेटिंग देते हैं। इन सबका जो है वो पॉइंट लिखते गए। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल कितना है, उसका 20 रखा, उस 20 में इसको कितने आए। फिर उन्होंने कहा मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट तो कितने होनहार हैं, सारे बीकॉम पास कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस है, या कोई जो है वो होनहार बंदा है, आईएम से पढ़ा हुआ बंदा है, सीए से क्वालिफाइड है, या बाहर से पढ़ के आया बंदा, कितने दिन का एक्सपीरियंस, इसके बेसिस पे 20 है, उसमें कितने आए। फिर इन्होंने जो ये देखा कि आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट कितना और लॉन्च करने वाले, उसके बेसिस पे दिया। इनका जो है वो पास्ट ट्रैक कैसा रहा है, किस चीज का, प्रॉफिटेबिलिटी का, उसके बेसिस पे, ऐसे कर करके सबके बेसिस पे दिया, और फिर उसको जो है वो डिजिट में बदल दिया। अच्छा ये 80 हुआ, 100 में 80 आए हैं, तो चलो भाई इसको 4 स्टार दे दिया, या इसको A+ लिख दिया। तो इस तरह से वो रेटिंग करते हैं। अब ये इस तरह के लोग हैं कि ये बेईमानी नहीं करेंगे, ये सेबी एज्यूम कर रही है। आप कहेंगे सर कर लिया तो, किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो इंडियन पिनल कोड में बना हुआ है कि अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो ये सजा होगी, अगर ऐसा कर दिया तो उनका लाइसेंस सीज होगा। लेकिन उन्हीं को इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पुलिस वाले को आपने गन दिया हुआ, आप बोलेंगे सर पुलिस वाले को गन दिया है, कहीं वो सबके ऊपर चलाना शुरू कर दिए तो करेंगे कार्रवाई। लेकिन अगर उनको गन नहीं देंगे तो पहले सुरक्षा वो कैसे करेंगे। जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको बड़े बड़े आपने मिसाइल वगैरह सब दिया हुआ है, सर अपने ही देश की तरफ घुमा के दबा दिया तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर नहीं देंगे तो दूसरे के देश वाला चला रहा होगा तो वो कैसे चलाएंगे। तो ठीक वैसे ही इनके सारे चीजों को चेक करके तब से भी इनको क्या देगी, लाइसेंस देगी, किसकी तरह वर्क करने का, टू वर्क एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और कंपनी को कहा गया कि इन सिचुएशन में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से और कुछ सिचुएशन में 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आप रेटिंग, ये सब आगे आएगा। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग अभी बता दिया, और उस समय बस इतना बोलूंगा कि इनको 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेना पड़ेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा है और उसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है तो क्या बोलते हैं, 2 रेटिंग एजेंसी से क्या कीजिए, रेटिंग लीजिए, और वो सारी बातें ऑफर डॉक्यूमेंट में बताइए। क्योंकि लोग अगर 500 पेज ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं,
कम से कम रेटिंग तो देख सकते हैं। आप बहुत बड़े क्रिटिक्स नहीं हैं तो आप मूवी के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन कम से कम रेटिंग देख के एक सेंस तो बनता है, बकवास नहीं देखने जाना। एक तो पैसे खर्च करेंगे, कभी कभी मूवी देखने जाते हैं और पहले ही रेटिंग खराब है, हमें नहीं लेना है। देखिए कहीं ना कहीं आपको सेफ किया। ठीक वैसे ही ये आपके लिए क्या करते हैं, एक तरह से ना चाहते हुए भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो गया या नहीं हो गया, आपकी मर्जी। उन्होंने रेटिंग दिया हुआ है डिफॉल्ट का, आप कहते हैं हम फिर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। कीजिए। क्या मार्केट में जब आप गोलगप्पा खा रहे होते हैं, पानी पूरी खा रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता है कितना ये हाइजेनिक है? उनके हाथ नहीं देख रहे होते कैसे होते हैं, उसी से मैश कर रहे होते हैं, उसी से सारा चीज कर रहे होते हैं, और फिर ऐसे करके वो आपने नहीं देखा, इसीलिए वो कहते हैं कैसे करते हैं, तो थोड़ा दूर से वॉच कीजिएगा। आपको जब दिखला रहे होते हैं तो ग्लव्स पहने रहते हैं, और जब आप नहीं देख रहे होते हैं, आप लोग जो इतने अच्छे से ब्रेड और दुनिया भर के चीज का बर्गर वगैरह खा रहे होते हैं, जिस दिन गलती से ऑडिट पे पहुंच गए ना, चुपचाप इंस्पेक्शन में, और देख लीजिएगा कि क्या शानदार तरीके से अब मशीन से होता है। आपको पता है छोटे जगह जितने भी लोकल ब्रेड बनते हैं, कहीं पे जो है वो मशीन नहीं है, क्योंकि वो मशीन बहुत महंगा आता है। तो बस जो है वो सब लोग अपना बांधा लुंगी जैसा उतर गया, क्या करने के लिए, पैर से मैश करने के लिए। और सुनिए, सर्दी लगा हुआ, यहां तक जो है वो पूरा डूबा हुआ है, उसी में सर्दी है। कहां बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो पूरा जो है वो बेकार हो जाएगा जितना चीज लगा। और अंत में निकलते वक्त पता है क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके झाड़ो ताकि चीज बर्बाद ना हो। तो कुछ चीज कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज का ना दिखना जो है वो अच्छा है। कभी कभी प्रोसेस अगर दिख जाए तो लोग उस चीज को कभी भी, जैसे अगर किसी का ओपन हार्ट सर्जरी देख लेंगे तो कैसे भी लोगों, आपको हिम्मत नहीं हो पाएगा कि इनको उस सर्जरी के लिए भेजे। जिस तरह से लकड़ी काटने के लिए वो जो ऐसे ड्रिलर होता है जो कर कर रहा होता है, वो मशीन से इस रिब को काटा जाता है। आप कहिए सर सारा कुछ आप ही जाकर के देखे हैं, तो जब आप अलग अलग जगह पे ऑडिट के लिए जाएंगे तो आपको वो ऑडिट भी दिया जाता है, प्रोसेस ऑडिट, उसको मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। सब कुछ देखने का आपको राइट होता है, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, उसके लिए उतना पढ़ना पड़ेगा तब वहां पे पहुंचिएगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या करना है, रेटिंग करना है, और वो रेटिंग जो कर रहे हैं वो इन सारे बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने जो है वो रेटिंग लिया तो मुझे बताइए आपको क्या फायदा है। आप कंपनी है, आपने रेटिंग ले लिया तो इससे क्या आपको फायदा होगा? इसका मतलब कंपनी का फायदा क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? अरे भाई कंपनी को 10 करोड़ तब आएंगे जब कंपनी का 1 करोड़ शेयर 10-10 रुपए वाला सब्सक्राइब होगा, पूरा का पूरा 1 करोड़ शेयर। रेटिंग अच्छा होगा तो सब्सक्राइब होगा या नहीं? इंटरमीडियरीज का काम बचेगा। इंटरमीडियरीज का काम होता है शेयर्स को सब्सक्राइब कराना। रेटिंग अच्छा है तो उनका काम कम हो गया या नहीं हो गया? इन्वेस्टर के लिए अच्छा है या नहीं है, वो सेफ गार्ड हुए या नहीं हुए? रेगुलेटरी बॉडी सेबी के लिए अच्छा है या नहीं, क्योंकि सेबी चाहती है कि लोगों को चीजें बताई जाए। आपको बता देना उनका काम है। गोलगप्पे अनहाइजेनिक होता है, आपको बता दिया गया, दुनिया का कोई ताकत उसको खाने से आपको नहीं रोक सकता है। बस लॉ कहता है कि पता होना चाहिए कि ये क्या है, अनहाइजेनिक। मुझे भी बहुत पसंद है, और खास तौर पे जो वो बिस्लरी वाला होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वही वाला पसंद है। अब मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं, मैंने उसे ऐसे करते नहीं देखा, मैं भी देखूंगा तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन मुझे पता है वो ऐसे ही करता ही होगा। रीजन बीइंग ये है कि जिसका आप देखिएगा ना कि बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे करके इतना छोटा छोटा टुकड़ा आलू का अलग अलग लगता है, इसे मशीन से काटा है, उसमें वो स्वाद ही नहीं है। मजा उसमें जिसका एकदम मैश किया हुआ रहे, सब कुछ चोखा जैसा मिला हुआ और वो सब रहे, और जिसका पानी जो है ना वो ऐसे करके इससे लेकर के ऐसे भरेगा, पता नहीं उसमें वो फील नहीं आता है। फिर उसमें आता जैसे लेकर उसमें डुबाए और एक आध उसी में फूट जाए तो फिर उसको लेकर के उसी मैश वाले में मिला दे और उसको भी क्या कर दे, आलू के साथ मैश कर दे। वेस्ट कुछ भी नहीं जाने देता है। कहने का मतलब ये है, सुबह से मैं कुछ खाया नहीं हूं और तब ये बोल रहा हूं। तो अब देखिए, आप जब खा रहे हैं तो बस आपको पता होना चाहिए वो कैसा है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक वैसे इन्होंने बोला आपको रिस्क लेना है, लीजिए। बस रेगुलेटरी बॉडी का एक ही काम है कि मेरा काम आपको क्या करना है, अवेयर करना है। आप जो है वो जिस रास्ते जा रहे जाइए, मेरा काम बस इतना ही बताना है कि जिस रास्ते आप जा रहे इस रास्ते सीएस नहीं होगा, ये मेरा बताना काम है। बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि लक्षण जो आपके जा रहे हैं ये लक्षण आपको सीएस तो नहीं बनने देंगे।
मैं तो बोलूंगा कुछ ना बनने देंगे। तो इसीलिए ये बीच बीच में आपको क्या करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि बच्चे ऐसे करेंगे तो 5 साल लगेंगे सीएस बनने में, ऐसे करेंगे तो इतने दिन। मानना ना मानना क्या है, आपका काम है, क्योंकि आपके बाद कोई और आएगा, कल फिर आएंगे इस महफिल में। नहीं बोलते हैं क्या, तो बड़ा अच्छा सलाम है, मुझसे बेहतर कहने वाला, तुमसे बेहतर सुनने वाला, क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, बेदर्द जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो बड़ा अच्छा सा लाइन है, मैं पल दो पल का शायर हूं। तो वही बेसिकली एक टीचर का भी लाइफ है कि पल दो पल के वो शायर ही होते हैं। मैंने आया, आपको चीजों को बतलाया, जब तक आप मेरे सामने हैं मेरा काम लगातार है कि मैं ईमानदारी से आपको हर समय टोकता रहूं कि आप गलत जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। फिर आपकी जगह कोई और आएंगे, फिर मेरा काम वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन जब तक हो इस प्रोफेशन में तब तक मेरा वही काम रहा। तो देखिए ऐसे ही जो इन्होंने बोला है कि इनका काम इन्फॉर्म करना है, और उसके बाद सेबी कहती है उसके बाद आप मरिए गलिए जो भी होइए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारा काम ये जरूर हम आपको बताएं। अगर आपने 3 रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लिया है तो क्यों लिया है? क्योंकि आपने सोचा कि एक से लेंगे, दूसरे से लेंगे, तीसरे से लेंगे, अगर सबने अच्छा रेटिंग दिया तो क्या होगा? लोग बोलेंगे इतनी अच्छी कंपनी है कि इनको इतना अच्छा रेटिंग सब दे रहा है, तो मुझे बताइए ज्यादा सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा? लेकिन आपने 3 से लिया है, अगर एक ने भी थोड़ा गड़बड़ किया है तो आपको वो लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि 3 से लिया है। मान लीजिए लॉ ने बोला था 1 से लेने के लिए, आप खुद चौधरी बन के कितने से लिया? 2 ने अच्छा बोला, 1 ने खराब बोला, क्या कीजिएगा? 2 का लीजिएगा, 1 का नहीं लिखिएगा। आपको तीनों का क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा। अदरवाइज जिसका आपने लिया था, एक ही से लिया था, तो वो 1 लिख दीजिए, जितने का लिया वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? ये थोड़ा कुछ था आपके किसके बारे में? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सही बोलूं, पूरा एक चैप्टर को क्या किया गया है, एक छोटे से टॉपिक में कन्वर्ट किया गया है। तो इसीलिए, लेकिन बताने के लिए थोड़ा बताना पड़ा ताकि आप इस बात को समझ सके, अदरवाइज समझने में बहुत ज्यादा आपको जो है एफर्ट लगता है। अब हमने थोड़ा ज्यादा समझ लिया है, थोड़ा कम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्लियर है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या हुआ? रेट करना, लेकिन कंपनी को नहीं, बल्कि कंपनी के किस चीज को? इंस्ट्रूमेंट को, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग देंगे वो। तो देखिए क्या है, ए बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इंगेज इन और प्रपोज टू बी इंगेज इन बिजनेस ऑफ व्हाट? रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। नेटवर्थ कम से कम कितना होना चाहिए? 5 करोड़। Credit rating is extremely important as it not only plays a role in investor protection but also benefit industry as a whole in term of direct mobilization of saving from। इसका मतलब सेविंग को मोबिलाइज करने का मतलब क्या हुआ? अगर रेटिंग अच्छा है तो लोग अपना पैसा क्या करेंगे? लगाएंगे, और उससे हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा? पैसा आएगा। रेटिंग ऑल्सो प्रोवाइड अ मार्केटिंग टूल टू द कंपनी। सत्यवचन, अच्छा रेटिंग है तो क्या होगा? एंड इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन प्लेसिंग कंपनीज डेट ऑब्लिगेशन। कह रहे हैं कि ये सब जो है वो इंटरमीडियरीज को भी क्या करेगा? कंफर्ट देगा, उनको भी मेहनत कम लगेंगे इंस्ट्रूमेंट को लोगों तक क्या करने में? पहुंचाने। चीज अच्छा लगेगा तो जो बेचने वाले बीच में लोग हैं उनको भी कम एफर्ट लगेगा या नहीं लगेगा? रेटिंग ऑल्सो इनकरेज डिसिप्लिन अमंग कॉर्पोरेट बोरोवर टू इंप्रूव देयर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग रिस्क टू ऑब्टेन अ बेटर रेटिंग फॉर द डेट ऑब्लिगेशन एंड लोअर कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अगर आपका रेटिंग अच्छा है तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाएगा, मतलब अगर आप कम भी इंटरेस्ट देंगे तो लोग क्या करेंगे? लेंगे। आप अच्छे कंपनी है, आप 10% की जगह 9% भी देंगे तो लोग बोलेंगे अरे इन्होंने 9 बोला है तो 9 मिलेंगे, ये नालायक है 11 भी बोलेगा तो 11 क्या, इससे तो 1% भी नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि अगर अच्छा रेटिंग है तो कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कर देगा? कम कर देगा। प्रचार कम करना पड़ेगा, आपको पैसे रेज करना है। इतना अच्छा रेटिंग आपको मिला हुआ है कि ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जरूरत आपको नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे? उस चीज को सब्सक्राइब करेंगे। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली एक ऐसे इंटरमीडियरीज हैं जो कहते हैं कि हम आपके चीजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे। और इसके बारे में मैं इसीलिए डिटेल में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है और बहुत बड़ा सा चैप्टर है, बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। और वो आ जाएगा हमारा एक और जो इसमें कंपोनेंट है पार्टिसिपेंट, उसके बाद इसी पे हम लोग आएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे बैंक में हम पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट है, हम अपने फोन पे देख सकते हैं कितना पैसा है, जेब में ले जाने की जरूरत नहीं, जहां पेमेंट करना रहा कार्ड से कर दिया या किससे कर दिया,
फोन पे या स्कैन करके जो है वो क्यूआर कोड से कर दिया, ठीक वैसे ही ये एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया जिसके जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर्स को रख सकते हैं अपने पास। इससे ज्यादा इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें बहुत लंबा कहानी सुनाऊंगा। हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, कैसे डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे देश में आया, क्यों आया, सारा कहानी बताऊंगा। लेकिन अभी बस इतना ही बताऊंगा कि ये एक ऐसे इंटरमीडिएरीज हैं जिनके मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे कैश पैसा को बैंक में रख दिया और उसके बाद आपके अकाउंट में दिख रहा है तो किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किसी को ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं। नहीं यकीन होता है तो मैं अपना फोन पे नंबर देता हूं, मेरे नंबर पे वो 93 वाला नंबर पे फोन पे है, आप उस पर करके चेक करके देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। कह रहे कि इतने सारे इंटरमीडिएरीज तो हमने पढ़ लिया इंटरमीडिएरीज। इन इंटरमीडिएरीज को कुछ नियम कानून मानना है या नहीं मानना है। ये भी एक कंपनी के फॉर्म में है, अलग अलग स्ट्रक्चर में है। कहा इनका भी ऑडिट होगा, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। और सबको कहा गया कि आपके पास कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए और वो कंपनी सेक्रेटरी जो होगा, वो कंपनी सेक्रेटरी ही जो है वो आपका क्या होगा, कंप्लायंस ऑफिसर होगा। हर इंटरमीडिएरीज को एक क्या रखना है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन, थोड़ा सा फिर ऐड कर दूं, एक होनहार कंपनी सेक्रेटरी। तो एक होनहार कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा जो उसका पोजीशन क्या होगा, जो क्या कहलाएंगे आपके कंप्लायंस ऑफिसर कहलाएंगे। और इनका काम क्या हुआ, कौन सा कंप्लायंस करना इनका काम हुआ, इनका काम हुआ कि अगर मर्चेंट बैंकर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो उन्होंने एनुअल फाइलिंग समय पे किया है या नहीं किया है। अगर किसी का नेटवर्थ दिया हुआ है, इतना अमाउंट है, तो कहीं नेटवर्थ कम तो नहीं हो गया है। जो जो चीज उनको सेबी को समय समय पे देना चाहिए था वो उन्होंने दिया है या नहीं दिया है। अगर वो डिवेंचर ट्रस्टी है तो उन्होंने सही समय पे रिपोर्ट वगैरह सबमिट किया है या नहीं किया। मतलब उस इंटरमीडिएरीज का जितना भी काम है उस काम में कहीं कोई जो है वो लीगल गड़बड़ी तो नहीं है। और अगर गड़बड़ी है तो कहा फटाक से चुगली कर दो। किसको कर दो, यहां पे बहुत खतरनाक काम हो जाता है। खतरनाक काम यही हो गया कि पानी में रच के मगरमच्छ से बैर, यानी कि उसी कंपनी में आप कंप्लायंस ऑफिसर के पोस्ट पे हैं और उसी कंपनी की शिकायत सेबी को कर रहे हैं कि यहां पे गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो समझ लीजिए आप दोधारी तलवार पे रहते हैं। लेकिन ये तभी अगर नॉलेज भी ना हो और दोधारी तलवार पे हो, तो इधर से सेबी मुक्का मारेगा और इधर से डायरेक्टर मुक्का मारेगा। डायरेक्टर इसलिए मुक्का मारेगा क्योंकि हर दिन कुछ पूछ रहा है, आप कहते देख के बताता हूं, और दूसरे को फोन करे, भाई जरा बताइए ना, अब मेरा खुद जो हालत खराब है, मेरे सामने एमडी बैठे हुए, मैंने भी कहा ये क्लास की थी, सर इतना बोल रहे थे, याद नहीं, अपन बाद में बैठ करके उन्हें गाली दे रहे थे, उनको बददुआएं दे रहे थे, लेकिन सुनते कहां थे। तो यही रट्टा मार लिया था ना, लिख दिया क्रेडिट रेटिंग पे शॉर्ट नोट्स। अब बारी आई है क्रेडिट रेटिंग बारे में कुछ पूछे, अच्छा क्या रेटिंग ये जरूरी है, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, कुछ बोले थे सर, माँ पापा का भी जिक्र किए थे, गुस्सा भी आ रहा था कहीं सही में मेरे माँ पापा को जो जिक्र ना कर दे। वो सब याद है लेकिन कॉन्सेप्ट याद नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी बहुत बिंदास रहता है अगर उसको कम से कम क्या रहे, नॉलेज रहे। मैं जब था तब की बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने बताया था पहला जॉब मेरा एज ए वाइस प्रेसिडेंट लीगल एंड फाइनेंस था, एक लिस्टेड कंपनी थी। मैं बड़ा प्यार से बोलता था, कंप्लायंसेस तो पता होते थे, ये बोलता था बड़े आराम से, सर देखो ये जो है ना नॉन कंप्लायंस बड़ा खतरनाक है, इसमें कंपनी सेक्रेटरी को 10 साल का जो है वो इम्प्रीजमेंट है। तो भाई चमक रहा है, सामने बैठा हुआ है ना, डायरेक्टर है, इसमें ना सर 10 साल का कंपनी सेक्रेटरी को इम्प्रीजमेंट है, वो और सर 25 करोड़ तक का फाइन पेनल्टी। ओ वाह, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं कर लूंगा मैनेज, लेकिन सर डायरेक्टर के ऊपर भी 10 साल का इम्प्रीजमेंट। तो भाई ऐसे मत डराया कर, तू तरीका होता है बोलने का। पहले कंप्लायंस ही नहीं पता रहेगा तो क्या हम बोलेंगे, लॉ पता रहेगा ना तो आप बड़े शान से घूमेंगे। मैं इसलिए आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा, पढ़िए बहुत शान से कि एग्जाम देते वक्त अभी डर क्या रहेगा, एग्जाम में जाएंगे ये चैप्टर छोड़ा हुआ है, इसी चैप्टर से आ गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाइएगा एक दिन ऐसे ही। और यह हमेशा आपका एसिडिटी बढ़ा हुआ रहेगा, कभी पेट में दर्द हो रहा होगा, कभी लगेगा अजीब सा लग रहा है, चेस्ट में अजीब, यहां अजीब सा लग रहा है, इस जगह दर्द हो रहा है, पेट और इसके बीच में दर्द हो रहा है, कभी यहां पे दर्द हो रहा है, कभी ना मन अजीब सा लग रहा है, खट्टा मीठा सा लग रहा है, तो कभी विचित्र विचित्र लग रहा है। क्यों हो रहा है, ये कुछ नहीं है,
एंजाइटी सिंड्रोम है, ये एंजाइटी के कारण हो रहा है, डर है भीतर में, और उसी डर के कारण जो ये प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे जैसे एग्जाम का दिन नजदीक आएगा, भूख प्यास मरता जाएगा, खा लेना हट। इतने प्यार से कोई कहने के लिए सिर्फ लड़ाई करने का बहाना ढूंढे। मम्मा बोल रही कि देख आंख के नीचे गड्ढे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बनने दे, नेशनल हाईवे बनाएंगे इसके नीचे, तेरा क्या जा रहा है पढ़ने। मतलब जैसे तैसे क्या करेंगे, लड़ने का बहाना, जो सुन सकता है। बाकी रोड वाले को बोलेगा तो मुक्का मार देगा, तो बोलिएगा तो घर ही वाले को ना, मुझे थोड़ा ना बोलेगा, मुझे तो बोलेगा मैं तो इतने जोर का मुक्का मारूंगा, मौका मिला तो कि फिर उठ ना पाएंगे। तो इसका मतलब टीचर से तो बोल नहीं सकते। बच्ची एक माँ, पापा से भी अगर बोलने लायक सिचुएशन रहा तो ठीक है, नहीं तो वो भी बजा डालेंगे। तो एक माँ बच्ची कुछ बोली तो आप भी जो है क्या कर दिए, सुना दिए। और भी कभी कभी तो दिल उनका चुभने वाला जैसा, कभी पढ़ी रहोगी तब ना पता चलेगा कि इतना कैसे पढ़ना पड़ता है। इतने प्यार से सब कुछ डिपेंड करता है कैसे मूड में आप, वो तो बाद में आपको रियलाइज होता है ना। और कितने बार तो रियलाइज भी आप नहीं करते हैं, क्योंकि इतने जो है वो बेगैरत हो जाते हैं, क्या रियलाइज करेंगे, छोड़ देते हैं चीजों को। कहने का मतलब ये है कि अभी भी डर के रहिए। अभी डर के इसलिए रहिए कि पता नहीं टीचर क्या पूछेंगे, क्लास में वैसे डरे पता नहीं आज क्या पूछेंगे और किस चीज पे आज बेइज्जती खराब करेंगे। पहले इस बात पे डरे रहिए क्लास में, उसके बाद डरे रहिए एग्जाम जब देने जा रहे, ये वाला चैप्टर मैंने नहीं देखा है, भाई बहन कुछ बता इसके बारे में, अजीब अजीब कर रहे हैं। और ऐसे हदमदाहट में पता है क्या होगा, जो आपने पढ़ा हुआ है ना वो भी 50% गायब हो जाएगा, वो भी नहीं लिख पाएंगे। और जब फिर लिखने की बारी आई, जो याद भी है वो भी, सर ने बोला था लिखने की प्रैक्टिस करनी, हाथ तो चल ही नहीं रहा है, क्या किए जा रहे, इतने देर में हो पाएगा। हैंडराइटिंग ऐसा है कि खुद ना समझ में आए, खुद सुसाइड कर ले अगर अकेले में दे दे तो, किसी दूसरे का कह करके कि चेक करना, अगर दे दे कि इसको जरा चेक कर देना तो बुलाइएगा, जरा उसे पकड़ के ला दो ना, 2 मुक्के मारेंगे, तब बताया जाता है आप ही का हैंडराइटिंग है। कब आप कैसा लिख देते आपको भी कहां पता है, आप देखते कहां है आप क्या लिख रहे हैं। आपने तो एहसान किया, आपने बस क्या कर दिया, लिख दिया, और उसके बाद ऐसे करते करते जैसे तैसे बन गए। अब जब ऑफिस जा रहे, पता नहीं आज कौन सा कंप्लायंस पूछेंगे, अरे आज लेबर लोग का ये चल रहा है, पता नहीं आज कहीं पूछ दिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, क्या उसमें प्रोविजन था, कैसे करके डिस्प्यूट, पहले कौन सा कमिटी होता था, वर्क कमिटी था, कौन सा कंसिल हो गया। आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, आज आधे दिन की छुट्टी लिए, आधा तनख्वाह कट चुका है आपका, आप क्या सोच रहे हैं अगले दिन जाएगा तो ये काम कोई और करेगा, कंपनी सेक्रेटरी एक ही है, आप ही को ये करना है। एक तो एक दिन का पैसा गया, फिर अगले दिन गए और टेंशन, क्योंकि तब तो पिछले दिन वाला भी काम है आप ही के लिए पड़ा हुआ। अब ये सब देखते 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 जो है अंत में नहीं कुछ समझ में आया तो आई क्विट। तो या तो आई क्विट और या फिर वो आपको क्विट कर देगा, वो निकाल देगा। तो मुझे बताइए ऐसा लाइफ जिएंगे, हाँ या ना? तो इससे अच्छा कम से कम मेरे लाइफ में बताया, मैं गरीब आदमी हूं, डर नहीं है, आपसे कुछ बोलता हूं बेबाक बोलता हूं, क्या आप क्या करेंगे, आपको कभी गुस्सा आएगा, कहीं से पिस्टल लाएंगे मार देंगे, यही हो सकता है ना, तो उसका भी डर नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे पढ़ाना ना आए तो मेरे में डर रहेगा कि पता नहीं बच्चा क्या करेगा, पूछ देगा। तो आपके पास जब नॉलेज रहता है ना तो आप थोड़े खुले शेर की तरह होते हैं, आप दहाड़ सकते हैं। लेकिन वो जो भूखा सा है वो तो इंतजार में है कि कोई शेर मुझे कुछ पहले दे दे ताकि खा लूं, थोड़ा ताकत तो हो जाए तब ना शिकार करने जाऊंगा। तो ठीक वैसे ही अभी जब आप पढ़ रहे होते हैं, देखिए कैसे आप रहिएगा, पढ़ रहे होते क्यों दिक्कत रहेगा। देखते कितना बढ़िया उसको बच्चा पढ़ा, एग्जाम दिया, ये निकला वो निकला, मस्त जो है वो फिर जॉब लगा बिंदास। मेरे घर में बाकी लोग हैं छोटे बच्चे जो जिस फील्ड में गए, जिसमें बताया था कि बच्चा है आईआईटी किया, फर्स्ट अटेम्प्ट आईआईटी किया, आईआईटी क्वालिफाई कर गया, उसके बाद पैकेज लगाए, एक को 48 लाख का लगा, एक को जो है 84 लाख का लगा है पैकेज। और वो बच्चा जिसकी उम्र 21 साल पूरी नहीं हुई है उसके 84 लाख के पैकेज हैं। और अभी जो है रिजल्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट इस महीने में आएगा और अगले महीने से ज्वाइनिंग पहले हो चुका है कि ज्वाइन करना है रिजल्ट आने के बाद, लेकिन वो पहले प्लेसमेंट हो चुका है, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा था। कहने का मतलब बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि एक नहीं, ये हर फील्ड में है। अगर आपने सीएस किया, मैंने खुद आपको बताया था, मैंने तो उधर नहीं गया, मैं तो इसी फील्ड से पढ़ा हूं ना, सरकारी नौकरी से लेकर के प्राइवेट नौकरी तक। ये बताने का मतलब ये नहीं कि मैं कितना महान हूं, बताना नहीं है, मैं ये बस बताना चाहता हूं कि मैं इतना तुच्छ प्राणी, सरे गले से मुंह लेकर के हूं, इतना गरीब हूं, मुक्के मार करके मुझे पढ़ाया गया था तो मैंने कर लिया। आप तो और कमाल कर सकते, लेकिन पहले डर को तो जरा हटाइए, जरा पढ़ने तो आइए। और लिख रहे होते तो क्यों डरेंगे, कल पढ़ाया गया था कोई चीज लिखता, और ये सर ने क्या दे दिया, कीड़े फड़ेंगे इन्हें, ये ऐसा क्यों करते रहते, ये काम हुआ आपका, ठीक है आ गया, ठीक है देखते हैं क्या हम बेस्ट कर सकते हैं।
इसी चीज के तो आपने पैसे दिए हैं। या मेरे पास आकर के कि सर मेरी तारीफ करो, तो एक काम कीजिए ना, अकेले में आइए, एक ही बार 50,000 दीजिए और देखिए कितना तारीफ मैं करता हूं, वीडियो बना देता हूं, ऑडियो बना देता हूं, हमारे पास पूरा टीम बना हुआ है। और उससे अलग अलग तरीके से, जैसे वो जो है मॉडलिंग में नहीं, फोटो वगैरह में होता है, ऐसे 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 कर करके मैं तारीफ करता हूं कि ये तो ये है, ये तो ये है। करवा लीजिए। क्या इसी चीज के लिए हमारे सीएस करने? नहीं। तो जब क्वेश्चन सामने आया तो सर को बददुआ देने की बजाय पहला चीज याद करना ना है कि क्या पढ़ाया था पोर्टफोलियो मैनेजर में, या पहले यही कीड़े फड़ेंगे ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं। कहीं से सरप्राइज, क्या तरीका वो सरप्राइज बोल नहीं सकते थे क्या? मजाक समझ रखा है हमें, हमारा कोई टाइम नहीं है? पता है कितने काम के आप हैं और कितने बेकाम के आप हैं। बस आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? जो भी हो जाए, कोई मुझसे बेहतर मार्क्स लाके दिखा तो दे, बस इतना अप्रोच। मैं जब था तो मेरा ये अप्रोच रहता था। आपको बस, और जब आप काम करने जाए, अगर मान लीजिए नॉलेज है, क्या दिक्कत है, ऑफिस जा रहे काम करेंगे, नॉलेज तो ऐसा चीज का कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं ना पैसे का, ना ब्यूटी का, ना नॉलेज का, इन तीनों चीजों का कोई अंत नहीं। इसीलिए जो आपके पास है उसको आप जो इनरिच कर सकते हैं वो क्या कीजिए, इनरिच कीजिए। तो वहां पे जब जॉब कर लीजिएगा तो और भी चीजों को करते, लेकिन कम से कम डरे तो नहीं रहे। तो ये है आपके कंपनी सेक्रेटरी का काम, सेबी को क्या करना, बताना कि ये नॉन कंप्लायंस, पहले कंप्लायंस करवाए और अंत में नहीं हो तो क्या करे, बताए। अब इन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, इतना ही नहीं, जितने इंटरमीडियरीज हैं, इनका क्या करना, ऑडिट सारा सारा किसके पास है। अब मुझे बताइए, ये स्पेशल काम सिर्फ और सिर्फ किसको दिया हुआ है, आपको है। और इसमें क्या दिया हुआ है, इफिशियंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो जिस तरह से है, क्रेडिट रेटिंग है तो उनके अकॉर्डिंग, मर्चेंट बैंकर है तो उनके अकॉर्डिंग। द गवर्नेंस बीइंग अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ व्हाट, सिस्टम एंड प्रोसेस। क्योंकि एक चीज बताइए, अगर हम किसी चीज का एनालिसिस बहुत बाद में करेंगे तो तब तक बहुत लेट हो जाता है। जैसे मैं क्यों बीच बीच में आपका एनालिसिस, मैं तो खैर हर पल ही कर रहा हूं, तो अगर कर रहा हूं तो आपको बता सकूं कि बच्चे ये गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसे है। या एक ही बार मैं एनालिसिस करता हूं आराम से, जो है वो मान लीजिए कि 30 दिसंबर को एग्जाम है, 29 को करता हूं और बोलता हूं आपको तो भी लिखना ही नहीं आता, इसमें तो कुछ नहीं होगा। या अभी बताऊं कि लिखना गड़बड़ हो रहा है, ताकि आप क्या कर सके, ठीक कर सके। यही चीज ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि क्या गड़बड़ी हो रहा है और कैसे उसे क्या किया जाए। कहां पे, ये इंटरमीडियरीज के लिए बोला जा रहा है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओवरऑल व्हाट। जरा सोचिए, जो मीडिएटर का काम करे, जो आपको एडवाइस करे, अगर यही लोग सही तरीके से गवर्नेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे और आपके पैसे कितने क्या रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। सेबी हैज ऑथराइज होम। अब देखिए, ये तो स्टेटमेंट साफ लिखा है, किसने ऑथराइज किया है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। जब आप कंपनी में रहिएगा तो ये आपका जॉब हुआ, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस ऑफिसर। और ऐसे जब आप करेंगे तो क्या हुआ, तो यानी मैं जो ऑडिट कर सकता हूं वो है एज मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अब हूं। अब मैं जॉब में नहीं हूं, प्रैक्टिसिंग, दोनों में से एक ही चीज आप रह सकते हैं। आप जब जॉब में जाएंगे तो उस कंपनी के आप कंप्लायंस ऑफिसर हो सकते हैं, और आपका काम हुआ कि सारे कंप्लायंस को ठीक से करना। और मैं जब जाऊंगा तो आपका भी बजाऊंगा कि वो चीज सही से हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपका काम क्या था, कंप्लायंस करके रखना, और मेरा काम है गलती जाकर के क्या करना, ढूंढना। आपका काम है गलती नहीं होने देना, और मेरा काम क्या है, जो प्रैक्टिसिंग है उनका काम हुआ उस गलती को ढूंढना। और ये भी कि अगर गलती थी तो आपने सेबी को बताया, आप बोलेंगे हाँ ये हमने सेबी को इंटीमेट किया, तो मैं आपके ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखूंगा कि आपकी गलती है, नहीं तो ये लिखूंगा कि हियर कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो इंडल्ज विथ दिस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, और लगा दिया ठप्पा। अब ये ऑडिट आपके पास रहेगा, और ये तो वैसे भी जाना है सेबी के पास। कहने का मतलब यह है कि आपको जब कंप्लायंस और ऑडिट दिया गया, तो ऑडिट कौन कर सकता है, जिसको नॉलेज होगा वो करेगा या बिना नॉलेज के। अरे भाई पहले पता होगा कि गलती कहां कहां हो सकती, तब ना गलती ढूंढेगा। कंप्लायंस ही नहीं पता होगा तो नॉन कंप्लायंस हुआ ये पता कैसे चलेगा। क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो फटाफट कॉपी कीजिए। क्या डन है सबका?
चलिए, अब हमने जहां से इस पूरे कहानी की शुरुआत की थी वो यही था कि हमने बनाया एक फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बनाया? फाइनेंशियल सिस्टम। और उस फाइनेंशियल सिस्टम का नीड क्या था? क्यों जरूरत पड़ी फाइनेंशियल सिस्टम की? ठीक है, फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमें जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम की जो है वो जरूरत पड़ी। उस फाइनेंशियल सिस्टम के कितने कंपोनेंट? ढेर सारे कंपोनेंट। मेजर कितने? 4। फाइनेंशियल मार्केट, जहां से फंड रेज होगा, प्रोडक्ट जिसके जरिए फंड रेज होगा, इंटरमीडियरी जो मिलाने का काम करेगा पैसे देने वाले को और इंस्ट्रूमेंट लेने वाले को, यानी एक तरफ जिनको पैसे की जरूरत है और जिनके पास पैसे रखे हैं। अब कहा गया कि चौथे जो है वो कौन है? ऑफ कैपिटल मार्केट। ये समझिए वो आदमी है जिनके लिए ये तीनों के तीनों जो है वो बोल रहे हैं अतिथि तुम कब आओगे। ये पैसे देने वाले हैं, पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। इसका मतलब है यहां पे हम और आप, मुझे छोड़ दीजिए, आप और भी बड़े सारे प्लेयर अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल भी शामिल है और इसमें इंस्टीट्यूशन भी शामिल है, मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और भी बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं, जिनका काम ही पैसे से पैसे बनाना है। कह रहे हैं कि वो लोग कैसे पैसा लगाएंगे। वो गवर्नमेंट के भी एजेंसी हो सकते हैं और नॉन गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। वो नेशनल लेवल के हो सकते हैं और वो आपके जो है वो स्टेट लेवल के हो सकते हैं। वो बैंक हो सकते हैं, LIC है, GIC है, सुनते हैं ना, LIC वगैरह भी अपना पैसा कहीं लगाता है तभी तो वो सब इसी मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे और आपके बीच में इंडिविजुअल में कुछ आम आदमी और कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आसान भाषा में मालदार आसामी, जिनके पास क्या हो? ढेर सारा क्या हो? पैसा हो। अब कह रहे हैं कि कैसे हमने कैटेगराइज किया है इंस्टीट्यूशन को, इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल को फिर कैसे कैटेगराइज किया है और इंस्टीट्यूशन को कैसे कैटेगराइज किया है। तो ये जो हमारा अगला सेगमेंट है, मैंने इसलिए बोला सीक्वेंस को याद रखिए, सब अलग अलग चैप्टर, लेकिन पढ़ किस लिए रहे हैं वो देखिए। और मैंने कहा था ये स्लाइड जिस दिन खत्म होगा 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा। यानी कि यहां पे ही प्राइमरी मार्केट अभी पढ़ा नहीं है, इन दोनों को पढ़ने में हमें 8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी हमने जो है वो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, हमने इंटरमीडियरीज के बारे में पढ़ा। अब हमें अगला हमला किस पे करना है? यानी वो कौन से लोग हैं जो इस मार्केट में क्या करेंगे? पैसे लगाएंगे। वो कंपनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। और वो कितना पैसा लगाएंगे इंडिविजुअल को, तो हम उसका कैटेगरी बदल देंगे। और ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी तो कम और ज्यादा पैसा लगाने वाला हो सकता है। तो इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की CMSL की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।